आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता। ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सीटेट, DSSB, KVS या कोई भी स्टेट जैसे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ही यूनिक तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से उन्हें लर्निंग में काफ़ी तरह की समस्याएं आती हैं और किन्हीं को सुनने में, बोलने में, लिखने में, याद करने में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो वो सारी चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। मतलब इसका आसान सा मतलब है सीखने या समझने में दिक्कत आना लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। यानी ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो समझते नहीं, लेकिन उनकी जो ब्रेन होता है उनका, वो किसी चीज़ को परसीव करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट और डायरेक्ट अटेंशन। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे प्रीनेटल स्टेज में भी ऐसे हो सकते हैं, किसी वजह से हो, और बाद में भी बहुत ही तरह की समस्याएं होती हैं कि उन्हें कुछ फेस करना पड़ रहा हो, वो अपनी बात को सबके सामने रख नहीं पा रहे हों, कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर नहीं कर पा रहे हों। तो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, और इसके वजह से वो कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो ठीक से अपनी बात कह नहीं पाते हैं, बहुत ही शेमलेस टाइप फील करते हैं। तो ये सारे जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इसके बारे में हम एक एक करके और भी डिटेल में देखते हैं। अब हम देखते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया पठन संबंधित कठिनाई है, यानी ये रीडिंग डिसऑर्डर है। जिस बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होगा, डिसलेक्सिया होगा, उनको रीडिंग में बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा वर्ड्स में। सो डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड्स, लेटर एंड अदर सिम्बल्स बट दैट डू नॉट अफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस। यानी बच्चों को डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए किसी वर्ड्स को पहचानने में, समझने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उनका IQ लेवल कम हो जाएगा या फिर कम होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, उनके अंदर इंटेलिजेंस की कमी रहेगी। वो किसी स्पेशल चीज़ में बहुत ही अच्छा होंगे जो वो कर सकते हैं। बस उनके जो ब्रेन में होती है, वो किसी चीज़ को परसीव करने का तरीका अलग होता है। जैसे वो एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, उसमें ईशान अवस्थी है, उसे डिसलेक्सिया ही रहती है। तो ये बीमारी जिन भी बच्चों को रहती है, उनको सेम वर्ड्स को पहचानने में कठिनाई होती है, या शब्द को इधर उधर करके दे दिया जाए तो प्रॉब्लम होती है। वो डॉग को गॉड पढ़ने लगते हैं, B को D पढ़ेंगे, U को N पढ़ेंगे और 6 को 9 पढ़ेंगे। यानी जो सेम वर्ड्स दिखते हैं, इससे उनको प्रॉब्लम होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे कम नहीं किया जा सकता, एक स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको कम किया जा सकता है, लेकिन ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता। यानी डिसलेक्सिया जिन किसी भी बच्चे को होती है, तो इसको 100% इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, सुधार किया जा सकता। अब है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी जो लेखन संबंधित विकार होंगे वो डिस्ग्राफिया होंगे। यानी डिस्ग्राफिया के अंदर इनेबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली, यानी बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होगी कि कब कितना स्पेस देना चाहिए, कौन से वर्ड्स के बाद क्या करना चाहिए, कितना स्पेस देना चाहिए, कौन सा वर्ड बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि उन्हें पेन पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनको वर्ड्स उतारने में भी प्रॉब्लम होगी। कोई वर्ड दिया रहे कोई भी और बोला जाए कि सेम टू सेम उतारना है, तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो ठीक से लिख नहीं पाएंगे, बड़ा छोटा कर देंगे, या सेंटेंस के बीच में ज़्यादा गैपिंग कर देंगे, कभी कम गैपिंग कर देंगे। यानी डिस्ग्राफिया वही है जो लेखन संबंधित सभी अक्षमताएं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शब्दों और विचारों को कागज़ में लिखने की कठिनाई, वो प्रभावशाली तरीके से नहीं लिख पाएंगे, वर्णों को सेम उतारने में कठिनाई होगी। तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। अब है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी गणित संबंधित विकार। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन। A specific learning disabilities that affect a person ability to understand numbers and learns math facts। यानी मैथमेटिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशंस करने में, उसके रूल्स याद करने में, यहाँ तक कि घड़ी का टाइम देखने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो डिसकैलकुलिया होगा। यानी गणित संबंधित सभी विकार इसके अंदर आते हैं, और प्लस माइनस के चिन्ह में भी प्रॉब्लम होगी। तो डिसकैलकुलिया यानी जो मैथ्स में मैथमेटिक्स तरह के प्रॉब्लम्स हो तो डिसकैलकुलिया होगा। है अफेजिया। अफेजिया यानी भाषा संबंधित कठिनाई। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। यानी जब बच्चों को भाषा संबंधित प्रॉब्लम हो, अधिगम में अक्षमता हो उनको भाषा में बोलने में, यानी वो किसी तरह से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उनको अगर अपना बात बोलने के लिए बोला जाए तो वो बोल नहीं पाएंगे। उन्हें वो अगर जानते भी हैं सब कुछ उन्हें पता है, तब भी वो उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अफेजिया होगा। अफेजिया ही बाद में डिसफेजिया बन गया है।
अब है डिस्मोफिया यानी भ्रम वाली स्थिति। डिस्फॉर्मिटी और एबनॉर्मलिटी इन द शेप और साइज ऑफ द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जब बच्चे देखते हैं खुद को या किसी चीज़ को देखते हैं तो उनको शेप साइज़ ठीक से समझ में नहीं आती है, वो किसी चीज़ को बड़ा छोटा समझने लगते हैं। यानी शेप और साइज़ में जब भी प्रॉब्लम हो तो डिस्मॉर्फिया होगा, यानी वो भ्रम में हो जाता है, कोई मिथ भ्रम उनके अंदर चला जाता है कि अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और वो उसी तरीके से इमेजिन करके सोचने लगते हैं और इस तरह से उन्हें शेप एंड साइज़ में प्रॉब्लम होती है, तो डिस्मॉर्फिया होता है। इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डिस्मॉर्फिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कम्प्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। अब है एमेंसिया यानी स्मृति लोप, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी अगर मेमोरी लॉस टाइप कुछ प्रॉब्लम है, वो याद नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो एमेंसिया होगा। अब है डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल संबंधित विकार डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आएगा। अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन इन चाइल्डहुड कॉजिंग डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होंगे, शारीरिक क्रिया से जो अक्षमता होता है वो इसके अंदर आता है। यानी वो कुछ कर नहीं पाते, पेन नहीं पकड़ पाएंगे या फिर कोई चीज़ उठा नहीं पाएंगे, इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो ये होगा। इसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स आता है। फाइन यानी कोई छोटे मसल्स का यूज़ करते हैं तो वो फाइन होगा, और बड़े मसल्स का यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होगा। अब है सोलिलोक। सोलिलोक यानी आत्मभाषण, यानी एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड व्हेन बाय वनसेल्फ और रिगार्डलेस ऑफ एनी हेयरर्स स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले, यानी कोई बच्चा जब खुद से बात करने लगे, वो अकेले में है, कोई उसे सुनने वाला नहीं है, तब भी वो अपने आप से बात करे, यानी जब वो खेल रहा है तब भी बात कर रहा है खुद से, या वो कुछ भी कर रहा है और अकेले में है, वो बात कर ही जा रहा है कर ही जा रहा है, तो उस टाइम अगर ऐसा होगा तब वो सोलिलोक डिसऑर्डर से वो ग्रसित है। अब है इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी अनिद्रा, हैबिचुअल स्लीपलेसनेस या इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी वो बच्चा किसी तरह से सो नहीं पा रहा है ठीक से, किसी भी चीज़ से उसका वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो उस टाइम इंसोम्निया होगा। फिर है सोमनैम्बुलिज्म, यानी सोमनैम्बुलिज्म यानी नींद में चलने की बीमारी है, यानी स्लीप वॉक करते हैं बच्चे, वो सोए हुए हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरीके से हैं, खड़े होकर चलने लगे हैं, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम हो तो ये नींद में चलने की बीमारी होगी। फिर है डिस्थीमिया, यानी जब तनाव वाली स्थिति हो, प्रेसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशंस, यानी किसी तरह का थोड़ा बहुत डिप्रेशंस है तो उस टाइम डिस्थीमिया होगा। लेकिन अगर ये 2 ईयर्स से ज़्यादा रहे, इन सम एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ डिस्थीमिया लीड टू रिकरिंग मेजर डिप्रेशंस, यानी ये 2 ईयर्स से ज़्यादा रह चुके हैं, 2 ईयर्स अगर इस तरीके से हो जाए तो वो बहुत ही बड़ा डिप्रेशंस का शिकार हो जाएगा बच्चा। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें क्या क्या एफर्ट लगा सकते हैं इसे ठीक करने के लिए, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो फिर है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, अ डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, यानी जब वो अटेंशन नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, बच्चा क्लासरूम में है, वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कि उसको एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेगा। और ऐसे बच्चों को हम एक बार में अगर ज़्यादा वर्क दे दें और उनको लगातार ये करना पड़े तो उस टाइम वो बोर हो जाएंगे, या तो करेंगे नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे उसमें। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो ADHD का, तो उस टाइम बच्चा अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है, वो एक जगह टिक के कोई काम नहीं कर सकता। फिर इसका एक और पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी, यानी इस टाइम इनका एक्टिविटी जो होता है वो बहुत ही हाइपर हो जाता है, तुरंत से ये उछलने लगेंगे, तुरंत से गुस्सा करने लगेंगे, किसी बात को जल्दी से समझेंगे नहीं, मतलब ये अपने बिहेवियर पे इनका कंट्रोल नहीं रह पाता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और इनको अगर कोई वर्क दिया जाए तो लगातार ये काम नहीं कर सकते हैं, तो इनको किसी भी वर्क को देने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में करके देना हो, कोई छोटा वर्क यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने कंप्लीट किए हैं। तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सारे जितने भी हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, इन सबको हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे अगर प्री नेटल स्टेज में बच्चे हैं तो उस टाइम अगर मदर ड्रग ले रही है या फिर वो स्ट्रेस ले रही है तो इन सब का इफ़ेक्ट बच्चों के माइंड पे पड़ता है, जो आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। या फिर उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, बाद में मतलब घर का माहौल ठीक नहीं है, वो ठीक से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, या फिर उनका खान पान सही नहीं है, वो ऑलवेज स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो इन बीमारी के ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। या फिर हो सकता है ये जेनेटिक्स भी हो, पेरेंटल भी हो सकता है। तो ऐसा कोई
निश्चित नहीं है कि किस वजह से ऐसा है, लेकिन हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर इसका पर्टिकुलर केयर किया जाए, इस पे नोटिस किया जाए, तो इसका सुधार किया जा सकता है। ये सारे डिसऑर्डर हैं जो बच्चों को बहुत ही यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन सब की वजह से, और उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है इसके वजह से। और क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम उस टाइम इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। डिसेबिलिटीज़ हम सभी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और इससे हमें फेस करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या एफ़र्ट लगाए जा सकते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचिंग मेथड्स में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उनको किस माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।